नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल जी। हम लोग आपको हर हफ्ते एक शानदार इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बताते हैं फंड्स की दुनिया से, जिसमें आप ना सिर्फ लंबी अवधि में लेकिन मध्य की अवधि में भी शानदार रिटर्न्स कमा पाएं। इस बार आपने इस हफ्ते देखा कि बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी भारतीय बाज़ारों में। हम लोगों ने निफ्टी में रिकॉर्ड हाई लगाया और यूएस फेड की जो इवेंट्स हुई उनको लेकर चिंताएं बाजार में बढ़ती हुई दिखी। इनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे बहुत ही पुराने मित्र श्री सुनील सुब्रमण्यम साहब। आप सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। पिछले 3 दशक से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर हैं और बहुत ही मजबूत पकड़ आप रखते हैं भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था पर। आपसे चर्चा होगी कहां कहां आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है तेजी और मंदी में, और क्या निवेशकों को करना चाहिए जब बाजार रिकॉर्ड हाइस के साथ है। कविता जी। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आपके तमाम सवालों के जवाब भी शो में शामिल करेंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे आनंद आची वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। लेकिन चलिए नियम अनुसार शो की शुरुआत करते हैं और हर हफ्ते हम आपको एक ऐसे पोर्टफोलियो से रूबरू कराते हैं जिनकी प्लानिंग हम पिछले करीब 1-1.25 साल से कर रहे हैं। तो आज बारी है रिटायर्ड इंडिविजुअल मुकुंद कुलकर्णी की। उनका पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर पेश करें, उससे पहले एक बार रूबरू हो जाते हैं इनसे। रिटायर्ड इंडिविजुअल है और इनकी पूरी जमा पूंजी जो इन्होंने अपने वर्किंग लाइफ के दौरान इकट्ठा की थी उसको सही तरह से हमने निवेश करने की सलाह इन्हें दी, ताकि न सिर्फ अच्छा खासा कॉर्पस बन सके बल्कि ये अपनी नियमित आय भी जो है इस निवेश के जरिए कमा सके। फंड देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड है, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है, आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड। इनके पोर्टफोलियो में रिटायर्ड इंडिविजुअल है, इजीली थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच हमने अपनाई, क्योंकि ये अपने पैसों के साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगभग 15% के करीब के आसपास का रिटर्न इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने लगातार निवेश जो है वो किया है और म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य को अचीव करने में इन्होंने हमें सहयोग दिया और साथ ही भरोसा भी जताया, जो कि एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी होती है किसी भी इन्वेस्टर की। शैल जी। चलिए तो ऐसा करते हैं, आपने नजर डाल ली इस शानदार पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर कुलकर्णी साहब हर महीने पैसा भी विड्रॉ करते हैं ताकि उनके जो जीवन मर्रा की खर्चे हैं उनसे वो जुड़ पाएं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब से। नमस्ते सुनील जी, बड़े दिनों में आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे वार्तालाप करते हुए, खासकर उस समय जब भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है। आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद और आप मेरी शुभकामनाएं आपके सब निवेशकों को। जी चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सुनील जी, इस हफ्ते हम लोगों ने निफ्टी को एक रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखा, 15,900 का आपने उच्चतम लेवल देखा इस इंडेक्स पर, साथ ही साथ बहुत ही वॉलेटिलिटी आई। अब आप बताइए, जिस हिसाब से यूएस फेड ने कदम उठाए हैं जहां पर अब आपको इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ दिखेगा सन 2023 में इंस्टेड ऑफ सन 2024, किस हिसाब से आप बाजार में सेंटिमेंट बदलते हुए देखते हैं? क्या ये भारतीय बाजारों के लिए परेशानी की बात है या आपको लगता है कि हम इस परेशानी को भी पार कर पाएंगे? देखिए, ये थोड़ी सी परेशानी की बात है क्योंकि लंबे अवधि तक जो लिक्विडिटी की कायम रहने की एक सोच थी वो थोड़ा अभी कम हुआ है, मगर मेरे ख्याल में ये हमारे देश के लिए उतना अहम नहीं है क्योंकि ये एक एंटिसिपेटेड इवेंट है। क्योंकि कुछ महीनों से ही एक डेवलप्ड मार्केट और डेवलप्ड इकोनॉमी में रिकवरी सामने दिख रही है, तो हर हफ्ते ये चर्चा होती है कि कब फेड टेपर करेगा, कब रेट हाइक होंगे। तो एक तरह से समझिए कि मार्केट के लिए जो भी सरप्राइज चीज आती है ना, वही दिक्कत वाली बात है। इसमें सरप्राइज नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। तो कब होगी ये, तो इसमें एक साल आगे जाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर चीज अच्छी इंडियन इकोनॉमी के लिए है क्योंकि जैसे ही डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे अमेरिका वापस ग्रोथ पाथ पे आती है जल्दी,
यानी 2023 में आने वाली है, तो ग्रोथ इतनी बढ़त होने वाली है, तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बेहतर है। तो क्या है कि आपको सेक्टरल शिफ्ट थोड़ा करना पड़ेगा इस फायदे को एडवांटेज लेने में। जी सुनील जी, एक और परेशानी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने यह है कि तेल के दाम, हम लोग दुनिया के शायद तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे $72-73 के प्रति बैरल के पास। बताइए, क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी की बात है, या फिर इसको भी हम लोग पार लगा पाएंगे? क्योंकि डिमांड आप बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं इकोनॉमी की हर चीज के लिए, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो और रोजमर्रा की चीजें हो जिनको हम डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है भारतीय बाजार निगेट कर देंगे? देखिए, आपने सही तरह से कहा कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है इसके थ्रू, उसके दो चीज होते हैं। एक होती है कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने पर इनपुट कॉस्ट हमने कंपनीज के बढ़ते हैं, अगर वो पास ऑन कर पाते हैं कंज्यूमर को, और जैसे आपने कहा पेंटअप डिमांड जो ये सेकेंड वेव के हल होते ही और थर्ड वेव को हम वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे, तो डिमांड के लिए एक अच्छी स्थिति दिख रही है। तो डिमांड के टाइम में ऐसे कॉस्ट को इजिली कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके लिए मैं ज्यादा इसका प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड के सीन में ये पास ऑन कर सकते हैं। मगर ये इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक थोड़ा अपना रेट के हाइक के बारे में नहीं करेगा, मगर जो भी अकाउंटिंग स्टैंस है उसमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में लाना पड़ेगा। ये थोड़ी सोच इन्वेस्टर को मन में रखनी चाहिए। वैसे तो मैं इकोनॉमी के लिए कोई दिक्कत नहीं समझता हूं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी में ये इनपुट कॉस्ट ऑब्जर्व हो सकते हैं। महंगाई को लेकर आपका व्यू यहाँ पर क्या बनता है सुनील जी? जिस तरह के समीकरण हम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्लोबल बात हो या भारत की ही बात हो, महंगाई एक बहुत बड़ा डर है मार्केट्स के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी। सवाल मैं ठीक से समझा नहीं कविता जी। महंगाई पर आपका व्यू मैं जानना चाहती हूँ। जिस तरह से ये एक ग्लोबली बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, भारत के लिए भी बढ़ती हुई महंगाई एक चिंता का ही सबब है। मौजूदा हालात में जो कि बाजार पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का कितना बड़ा रोल होगा? नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो जरूर आपको देखिए तीन चीज होते हैं इन्फ्लेशन में। एक डिमांड पुल, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी जबरदस्त तो इन्फ्लेशन का पुल रहेगा ही, और इंपोर्टेड अगर ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइस बढ़ेंगे तो उसका भी असर दिखेगा। मगर अच्छी चीज ये है कि मॉनसून एक अच्छी फोरकास्ट में है, तो फूड प्राइसेस मैं मानता हूं थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। तो आरबीआई भी थोड़ा अकोमोडेटिव स्टैंड कुछ महीनों तक जारी रख सकती है, तो उसके कारण कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनील जी, एक बात बहुत अच्छी हुई वो ये कि जो कोविड के दूसरी वेव का जो झटका हमें लगा, वो अर्थव्यवस्था बहुत आराम से संभाल पाई, और अब हम लोग ओपनिंग अप ट्रेड, अनलॉक 2.0 देख रहे हैं बाजार में। शानदार मोमेंटम आपको उन सेक्टर्स से जुड़ा हुआ दिख रहा है जो इस ओपनिंग अप ट्रेड के अहम हिस्से हैं। ये बताइए, अगले 6 महीने में या साल भर में कौन से ऐसे 3 या 4 सेक्टर्स होंगे जहां सुंदरम म्यूचुअल फंड के जो SIPs आते हैं आप निवेश करते हुए दिखेंगे? तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर बहुत अहम स्थिति पे है, क्योंकि जैसे आपने कहा सर्विसेज के अंदर क्या आते हैं, एक बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस आता है, फिर IT सर्विसेज आते हैं, और तीसरा रिटेल और उसके जुड़े हुए सर्विसेज, और चौथी ये जो नई IPOs आ रही है जैसे पेटीएम ऐसी वाली चीज, वो भी सर्विसेज सेक्टर में शामिल होते हैं। तो मेरे ख्याल में सेकेंड वेव के हल होते ही जो पेंटअप डिमांड आएगा वो सर्विसेज सेक्टर पे आपको बहुत जबरदस्त उसका रिवॉर्ड देखेगा। तो ये सभी सर्विसेज सेक्टर के सब सेक्टर जो ने नाम किया वो सब जबरदस्त आपको डिमांड बढ़ते हुए दिखेंगे और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए देखेंगे। तो मान लीजिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में मानता हूं उमदा सेक्टर है। IT सेक्टर, क्योंकि IT में दो चीज है, एक डोमेस्टिक डिमांड भी आ रही है, मगर दूसरी एक्सपोर्ट्स में IT का जो ये सेकेंड वेव और थर्ड वेव जो अमेरिका और वहां देशों में भी कोविड का असर था, तो वहां पे क्या है कि एक IT में एक रीसेट का टाइम हो रहा है, और सभी यूजर कंपनीज अपना IT सिस्टम्स, वर्क फ्रॉम होम ऐसी चीजों
के लिए रीसेट करें। तो आईटी के लिए डिमांड बहुत जबरदस्त सामने दिख रहा है, तो आईटी एक अच्छा सेक्टर होगा। और तीसरा होगा रिटेल कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन के कारण लोगों ने जो भी मन में था खर्चा करने का, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो लो वेज सेक्टर्स में ही हो रही है। मिडिल इनकम और हाई वेज में कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इनकम में प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्हें स्पेंड करने का मौका नहीं था। तो वो जब वापस आएगा दिवाली के बाद, अब देखिए एक जबरदस्त कंजम्पशन का पिकअप होगा। तो अब ये तीनों सेक्टर में ध्यान देंगे, यानी कंजम्पशन, बैंकिंग और आईटी, ये तीन होंगे लीडिंग सेक्टर्स हमारे निवेश के लिए। इसके अलावा ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो आपने अपने रिसर्च द्वारा पिकअप किए हों जो फिलहाल अंडर वैल्यूड हैं? जो सेक्टर्स आपने अभी कहे ये तो बेहतरीन तस्वीर आते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे नगीन है जो कि अंडर वैल्यूड है सुनील जी इस वक्त? देखिए, थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम रखेंगे तो मैं कहूंगा कि कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, बजट में भी देखा आपने उन्होंने ज्यादा एलोकेशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ ये पीएलआई स्कीम में जो सेक्टर्स अनाउंस कर रहे हैं वहां पे भी नई कारखाने आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनको भी रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स सब सेटअप करने के लिए सप्लाई की जरूरत है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत डिमांड होगा पीएलआई के कारण। तीसरा, आप देख रहे हैं कि हर साल हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। 2020 में आपको करीबन $70 बिलियन आए थे, तो अगले साल में आपको $85 बिलियन आए। तो एफडीआई कहां पे आता है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देता है। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा लॉन्ग भी अवधि के टाइम फ्रेम में देखें 3 से 5 साल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैपिटल गुड सप्लायर्स, यहां पे बिल्डिंग मटेरियल शामिल होते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर शामिल होते हैं, और एक तरफ का रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर भी इसके अंदर आता है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 to 5 years के लिए वो बढ़िया सेक्टर होगा निवेश करने के लिए, खास करके इसमें एसआईपी के रूट थ्रू निवेश करना चाहिए। आपने बहुत ही बढ़िया बात समझाई सुनील जी कि किस हिसाब से आपको सेक्टर्स पसंद आते हुए दिख रहे हैं, या तो एसआईपी के लिए या अन्य ग्रोथ प्रोजेक्शंस के लिए। मैं आपका ध्यान निफ्टी की अर्निंग्स पर ध्यान डलवाना चाह रहा था। हम लोग बहुत जबरदस्त अर्निंग्स मोमेंटम देख रहे हैं चौथी तिमाही में। बड़ी से बड़ी कंपनी और बढ़िया से बढ़िया मिड कैप आपको बढ़िया एबिटा मार्जिन दिखा रही हैं, अच्छा प्रॉफिट और सेल्स में एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। ये बताइए, अर्थव्यवस्था आपको किस रेट पर ग्रो करती हुई दिख रही है इन शानदार नतीजों के बाद, और इसका कितना अनुकूल असर आपको निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा? कहां देखते हैं आप निफ्टी को, दिवाली पर या इसी समय अगले साल? देखिए, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, तो मेरे ख्याल में ये जो ग्रोथ जो अभी दिख रही है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी करीबन 2017 से ही एक दबाव में चल रही थी। तो अब उन दबावों से हम बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ तो इस साल मैं मानता हूं कि होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में 10 से 10.5% का जीडीपी ग्रोथ इस साल आपको दिखेगा। और निफ्टी के अंदर जो सेक्टर्स है, बड़े बड़े सेक्टर्स, उसमें कंजम्पशन एक होता है, बैंकिंग एक होता है। तो मेरे ख्याल में इन सेक्टर्स में आप अर्निंग्स दे सकते हैं, यानी मार्केट की जो अभी एक्सपेक्टेशन है उससे भी बेहतर। तो मैं मानता हूं कि अगले साल का एक्सपेक्टेशन जो मार्केट डिस्काउंट करती है वो 900 पार करेगा मेरे ख्याल में निफ्टी के। 850 मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल में मैं 900 की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। तो नेचुरली निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच सकती है, और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को करीबन 50% राइज एक साल के अंदर दिखता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि मार्केट एक फ्यूचर को डिस्काउंट करने के चक्कर में इसको और बढ़ाएगी ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल तेजी की ही, मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी पर कितना भरोसा करना चाहिए? जो स्टॉक की कीमतों में हमने उछाल देखा है, इसमें कितना रिस्क अब जुड़ा हुआ है एक निवेशक के लिए, क्या कहेंगे सुनील जी? मैं कहूंगा कि आज ना निफ्टी के फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस हाई है, मगर उसको भी पार करेगी तो निफ्टी एक अच्छी वैल्यूएशन के टेरिटरी में, यानी प्रॉपरली डिस्काउंटेड। स्मॉल कैप का राइज बहुत ज्यादा हुआ है, तो स्मॉल कैप और निफ्टी करीबन सेम फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहे हैं। मगर मिड कैप की बात जो आपने जिक्र किया अभी, वो करीबन 30% डिस्काउंट में चल रहा है फॉरवर्ड पी के तौर पर, यानी मिड कैप में पोटेंशियल है एक वैल्यू बेस्ड कैचअप का भी। तो मिड कैप विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पे एक डाइवर्सिफाइड ट्रेड मिलता है। जो भी सेक्टर्स मैंने बात किया था वो सब मिड कैप में शामिल है।
तो मेरे ख्याल में एक निवेशक के लिए अपना आधा अलोकेशन आज मिड कैप में फंड्स में करना चाहिए और बाकी को वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिड कैप इज द ब्राइटेस्ट बिकॉज वैल्यूएशन का सपोर्ट भी है और जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पे आती है तो फायदा मिड कैप को ही ज्यादा आता है। सुनील जी, आपके दो फंड जिन पर हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उनका डेटा हमारे सामने स्क्रीन पर चल रहा है। बात होगी सुंदरम मिड कैप फंड की और साथ ही साथ हम लोग चर्चा आपको करते हुए दिखेंगे एक और फंड की इस टेबल से जो कि है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो यहां पर बहुत ही शानदार आपने रिटर्न देखा है। लगभग फरवरी सन 2007 में यह फंड लॉन्च हुआ था और आप देख रहे हैं कि 11% CAGR के साथ यहां पर आपको रिटर्न आता हुआ दिखा है। अगर आप और बढ़िया देखें डेटा तो आपके सामने सुंदरम मिड कैप है जो जुलाई 2002 में लॉन्च हुआ था। यहां पर लगभग 6300 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और आप देखिए कि साल दर साल यहां पर 24% का रिटर्न आया है, यानी कि हर 3 साल में आपके पैसे डबल हुए हैं और ये शानदार फंड आपके सामने स्क्रीन पे डेटा के रूप में चलता हुआ दिखेगा। ये बताइए सुनील जी, किस हिसाब से अब आप मिड कैप्स में पोजीशनिंग कर रहे हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट और स्टील, यहां पर 10-10, 12-12, 15-15 साल के आप हाईस तोड़ते हुए देख रहे हैं स्टॉक्स को। कोई ऐसे दो मिड कैप क्षेत्र समझाइए जहां पर आपको और मोमेंटम आता हुआ दिखता हो। मेरे को मिड कैप में हाई एंड कंजम्पशन, रिटेल और प्रीमियम कंजम्पशन जो कहते हैं वहां पे मैं बड़ी ग्रोथ देखता हूं। तो कंजम्पशन के अंदर एक हायर एंड कंजम्पशन जैसे हाई एंड रिटेल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, उसमें ऑटो भी शामिल होता है, हाई एंड हाउसिंग भी शामिल होता है। वो एक और बहुत उम्दा सेक्टर है जहां पे आपको अभी भी ग्रोथ एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। सेकंड मैं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्यूचर ऑफ द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल की जरूरत बहुत पड़ती है। तो मिड कैप में ही बहुत से ऐसे कंपनी शामिल हैं जो कि बाकी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेसिटी क्रिएशन या एक्सपेंशन करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें आपने ये सीमेंट का नाम लिया तो सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, EPC कॉन्ट्रैक्टर, ये मैं देख रहा हूं कि बहुत मल्टीबैगर ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले 3-4 साल में। तो हाई एंड कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल, ये दो पैक मैं समझता हूं कि मिड कैप में एक ग्रोथ दिखा सकती है और उसमें थोड़ा कम ग्रोथ मगर अच्छी पोजीशनिंग होगी आईटी मिड कैप्स, क्योंकि आईटी सेक्टर का फ्यूचर के बारे में अभी मैंने बात किया, मगर मिड कैप आईटीज के लिए खासकर क्योंकि वो कंपीट कर पाते हैं बड़े कंपनीज के साथ उनके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते हुए। तो मिड कैप आईटी कंपनीज भी मैं समझता हूं कि मिड कैप सेगमेंट के लिए बहुत बेहतर रिटर्न दिलवा सकती है। इसी के साथ सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज फायदेमंद फंड्स के साथ जुड़ने के लिए। आप जब भी आते हैं तो निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के लिए सही दिशा जरूर दे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके सवाल शो में शामिल करेंगे जिनका जवाब देने के लिए अनुराची वेल्थ की डिप्टी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़े। बने रहे।